चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड चैप्टर शुरू करें जिसका नाम है लीनियर कॉररिलेशन। पहले मतलब समझे ना इसका। आपको ध्यान है कि स्टेटिस्टिक मीन्स क्या कहते हैं? स्टेटिस्टिक, हाँ, प्रॉपर स्टेटिस्टिक का यूज़ क्या, मतलब क्या? तो कहते हैं स्टेटिस्टिक में हमेशा सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। कोई भी डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे अरेंज करते हैं प्रॉपर, और फिर उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब उसके ऊपर से कोई रिजल्ट्स वगैरह तैयार करते हैं। बराबर ना? स्टेटिस्टिक का मेन काम यही है। तो जब स्टेटिस्टिक में कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं ना, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, तो कितनी बार उस इंफॉर्मेशन में कोई दो वेरिएबल्स यूज होते हैं। कोई दो वेरिएबल कहो, कोई दो टॉपिक कहो, या कोई दो कॉन्सेप्ट कहो। तो इंफॉर्मेशन में दिए हुए कोई भी दो वेरिएबल्स, अगर उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो ना, तो वैसा रिलेशन कहलाता है कॉर रिलेशन। बरोबर ना? कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। और रिलेशन कैसा कैसा रिलेशन, जैसे अगर चलो एक और एग्जांपल दो इसमें। आप लोग इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हो कि इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, प्राइस और डिमांड। आता है ना? इकोनॉमिक्स के दो कॉन्सेप्ट है, प्राइस एंड डिमांड। और प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन आपको पता है कि उनके बीच में निगेटिव रिलेशन है। उनके बीच में कैसा रिलेशन है? निगेटिव रिलेशन। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, या अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। होता है कि नहीं? ये दो चीज़ों के बीच का रिलेशन हमें पता है ना। उसी रिलेशन को स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में कॉर रिलेशन या लीनियर कॉर रिलेशन कहते हैं। एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम होती हो, या एक कम होती हो तो दूसरी बढ़ती हो। बरोबर ना? ऐसा ही रिलेशन वो कॉर रिलेशन या लीनियर कॉर रिलेशन कहते हैं। लेकिन ये तो प्राइस और डिमांड के बारे में हुई। इसका तो हमें पता है कि चलो प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन आता है। लेकिन हमेशा ही सब में ही नेगेटिव रिलेशन आता हो ऐसा थोड़ी है। कितने सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि जिसमें रिलेशन क्या है वो हमें पता करना होता है। बरोबर ना? वो क्या है पता करना होता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल, कोई कंपनी है, कोई कंपनी के दो टॉपिक हैं, कंपनी की सेल और उसके सामने कंपनी का प्रॉफिट। बरोबर ना? कंपनी की सेल और कंपनी का प्रॉफिट, ये दो टॉपिक हैं। अब सपोज पिछले 10 सालों की इंफॉर्मेशन ली जाए कि कंपनी ने कितनी कितनी सेल की है। कि आप अगर सपोज 10 सालों में कंपनी की सेल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 10 साल में कंपनी की सेल बढ़ती ही गई, तो उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट का क्या हाल है? क्या प्रॉफिट भी बढ़ता गया कि प्रॉफिट कम हुआ? अब ऐसा जरूरी थोड़ी है प्रॉफिट हमेशा बढ़े, उसमें कम भी हो सकता है। बरोबर ना? बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन है ना। तो वो एग्जैक्ट रिलेशन हमें थोड़ी पता है। आपको तो 10 साल की इंफॉर्मेशन है कि 2011 से लेकर 2021 तक 10 साल की सेल लिखी हुई है, और उसके सामने 10 साल का प्रॉफिट लिखा हुआ है। और आपको पता करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, कि भाई अगर पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब कि अगर सेल बढ़ रही है मतलब प्रॉफिट भी बढ़ता होगा। बरोबर ना? और नेगेटिव रिलेशन मतलब कि अगर सेल बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है। होता है ना? क्या पता और कोई खर्चा हो या और कुछ नुकसान हो, तो जिसकी वजह से सेल भले बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है, ऐसा भी है। सो इन शॉर्ट, लीनियर कॉररिलेशन का मतलब सिंपल मीनिंग कहता है कि कोई भी दो कॉन्सेप्ट, कोई भी दो वेरिएबल्स आपको दिए हुए होंगे, उन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है कि दोनों में निगेटिव रिलेशन है। बराबर ना? पॉजिटिव या निगेटिव रिलेशन है, वो रिलेशन फाइंड करना, उसे ही लीनियर कॉररिलेशन कहते हैं। कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ती हो तो मतलब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, या एक चीज़ कम होती है और दूसरी भी कम होती हो तो ये भी पॉजिटिव रिलेशन ही कहलाया। बराबर ना? दोनों एक ही साइड पे अगर जा रहे हो तो पॉजिटिव रिलेशन, भाई एक कम तो दूसरा भी कम, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, दोनों एक ही साइड पे जा रहे हो ना, तो पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन अगर उल्टा हो कि कोई एक चीज़ कम होती है और दूसरी चीज़ बढ़ती हो, या एक चीज़ बढ़ती हो तो दूसरी चीज़ कम होती हो, उल्टा रिलेशन हो, तो वो नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। बरोबर ना? ऐसा रिलेशन हमें फाइंड करना है, और वो रिलेशन फाइंड करने के साथ साथ वो रिलेशन किस एक्सटेंट तक है, कौन सी डिग्री तक है, या कहो किस हद तक है, रिलेशन कितना स्ट्रांग है। बरोबर ना? उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो कि ठीक है, सेल और प्रॉफिट के बीच में रिलेशन तो है लेकिन कितना स्ट्रांग रिलेशन है। मतलब सेल बढ़ने पर प्रॉफिट हमेशा बढ़ेगा ही कि कभी कभी कम भी हो रहा है? कि अगर सेल बढ़ने पर हमेशा ही प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब उनमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। बराबर ना? अगर 10 साल की इंफॉर्मेशन है, सपोज 10 साल की सेल, 10 साल का प्रॉफिट, कि 10 ही साल में सेल बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि हाँ भाई दोनों सही बढ़ रहे हैं।
लेकिन 10 सालों में से सेल तो बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी साल प्रॉफिट कम हो रहा है, किसी साल बढ़ रहा है, किसी साल कम हो रहा है, किसी साल बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है अगर, तो मतलब उनमें पॉजिटिव रिलेशन तो है कि ठीक है बढ़ तो रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बरोबर ना। तो हमें यहाँ पर लीनियर कॉररिलेशन दो चीजें सब में फाइंड करनी होती है इनके क्वेश्चंस में, कि पहले तो रिलेशन कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बरोबर, और वो रिलेशन की स्ट्रॉन्गनेस या स्ट्रेंथ कितनी है, बरोबर, किस हद तक रिलेशन है वो फाइंड करना होता है। जो हम सम करेंगे ना तो और क्लियरली हमें पता चलेगा। तो ऐसे में लीनियर कॉररिलेशन फाइंड करना हो ना और उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो, तो स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग फाइंड करते हैं कॉररिलेशन कोएफिशिएंट, कि अगर हमें स्ट्रेंथ फाइंड करनी है ना रिलेशन की, तो उसके लिए कॉररिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, कि जिसे सिंबल में आर कहा जाता है, स्मॉल आर, कॉररिलेशन कोएफिशिएंट, ये हमें फाइंड करना है, बराबर। हमारे सम का मेन कॉन्सेप्ट यही आता है कि स्ट्रेंथ फाइंड करना रिलेशन की, बराबर। और ये फाइंड करने का, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने की 3 मेथड आती है हमारे चैप्टर में। 3 मेथड है। सबसे पहली मेथड आती है, वो आती है स्कैटर डायग्राम मेथड। फर्स्ट मेथड जो हमें ये रिलेशन फाइंड करना है वो आती है स्कैटर डायग्राम मेथड, बराबर। सेकंड मेथड आती है, वो आती है कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड। और थर्ड मेथड आती है जो आती है स्पीयरमैन मेथड, स्पीयरमैन रैंक मेथड, है ना, स्पीयरमैन रैंक मेथड वो कहते हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना मतलब कोई दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट या 3 मेथड आती है। डायग्राम मतलब ग्राफ के थ्रू, एक कार्ल पियर्सन की फार्मूला वाइज मेथड है, और स्पीयरमैन की रैंक वाइज मेथड है, ठीक है। तो तीनों मेथड एक एक करके समझेंगे ना हम लोग। उसमें सबसे पहले जो है वो स्कैटर डायग्राम मेथड आज हम लोग समझे। और मेथड समझे ना, तो मेथड में जो है वो सीधे सम वाइज ही हम लोग मेथड समझते हैं। स्कैटर डायग्राम पहले ग्राफ की जो मेथड हम लोग समझे तो सीधे सम से ही हम लोग समझते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज में देखो टेक्स्ट बुक में, कि उसमें 2.1 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम लोग एक बार ग्राफ बनाए भी और उसमें मैं समझाऊं भी कि भाई कैसे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो स्कैटर डायग्राम मेथड का अगर पहला सम देखें ना, ये डायग्राम मेथड सिंपल है कि भाई डायरेक्ट डायग्राम बनाकर हमें पता चलेगा कि उनमें रिलेशन कौन सा है, इसलिए मैं डायरेक्ट सम ही समझा रहा हूँ कि इसमें और कोई थियरी की ज़रूर नहीं है। क्या एक्सरसाइज का जो है पहला क्वेश्चन देखें तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी रीड करो कि उसमें दो चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, दो वेरिएबल हैं, कि कोई एक पेन बनाने वाली कंपनी है कि जिसमें उस पेन की प्राइस और सप्लाई दी गई है, प्राइस एंड सप्लाई, कि भाई पेन की प्राइस कितनी है वो दिया हुआ है और उसकी मंथली सप्लाई कितनी है वो दिया हुआ है। और ये प्राइस और सप्लाई जो दो वेरिएबल है ना, उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, बरोबर ना। क्योंकि प्राइस देखो सब में ऊपर नीचे प्राइस है, अलग अलग है ना, 14, 16, 12, 11, भाई प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई भी कम ज़्यादा हो रहा है। तो इनके कंपैरिजन में दोनों में पॉजिटिव रिलेशन आएगा कि नेगेटिव रिलेशन, वो ग्राफ बनाकर पता करना है। और बार ग्राफ नहीं है, स्कैटर डायग्राम बनाना है, मतलब डॉट डॉट बनाने होते हैं हमें एकदम सिंपल मेथड से। कि जैसे अगर हम लोग ग्राफ तैयार करते हैं, कोई भी ग्राफ अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें दो एक्सिस आते हैं। कौन से दो एक्सिस? एक ये एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस। कि जहां पर एक्स एक्सिस पर ये पहली इंफॉर्मेशन लिखें, आप भले दोनों जगह लिख सकते हो कैसे भी वो चलेगा, पर ठीक है एक्स एक्सिस पर हमेशा पहली इंफॉर्मेशन लिखा करो कि ये प्राइस के बारे में है, बराबर। और वाई एक्सिस पर लिखा करो दूसरी इंफॉर्मेशन कि ये सप्लाई के बारे में है, प्राइस एंड सप्लाई। और उसके बाद यहाँ पे नंबर, कि जैसे शुरुआत जीरो से होती है, जीरो के बाद कौन से नंबर लें, तो यहाँ पर जो प्राइस लिखना है ना एक्स के लिए, तो एक्स में देखा करो सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो एक्स में सबसे छोटा नंबर ये है 11, और सबसे बड़ा नंबर अगर देखें तो ये है 17, 11 एंड 17। मतलब यहाँ पर 11 से 17 तक जाना है तो हम 1 2 3 4 मतलब 11 से ही शुरू कर सकते हैं ना, एक एक करके 11 12 13 14 16 17 ऐसे हो जाएगा ना, बरोबर ना। तो 11 से 17 तक जाना है हमें, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर, तो यहाँ पे शुरू कर देंगे भाई। यहाँ पर पहला 11, ये 12, 13, 14, 15, 16 एंड
17, ये हो गया बराबर। लेकिन दूसरी एक खास चीज़ ध्यान देते हैं, हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं ना तो ग्राफ में नंबर हमेशा लाइन वाइज आते हैं, मतलब सब में इक्वल गैप होना चाहिए। इसमें तो ठीक है 1 1 का गैप है, लेकिन यहाँ पे देखो तो 0 से 11 सीधा, 0 से सीधा 11, तो बीच के 10 नंबर कहाँ जाएंगे? और अगर 10 नंबर सपोज हम लोग लिखें भी तो फिर तो ग्राफ तो शुरुआती 11 से हो रहा है ना। अगर आगे 1 2 3 4 लिखकर फिर यहाँ 17 तक जाएंगे तो हमारा आधा ग्राफ तो खाली रहेगा, फिर 11 से शुरू होगा ना, आधा तो ग्राफ खाली रह जाएगा फिर। तो इसीलिए वो 0 to 10 तक नहीं लिखते, 1 to 10 तक नंबर नहीं लिखते, शुरुआती 11 से की। तो अगर डायरेक्ट शुरुआत की है ना, बीच के नंबर ओमिट कर दिए, तो वो ओमिट बताने के लिए 0 से 11 तक ऐसी एक जिगजैग लाइन बनाते हैं। ये एक जिगजैग लाइन आगे भी आपको ग्राफ में आता था ऐसा। ये लाइन तैयार करते हैं कि जिससे हाँ 0 से 11 तक डायरेक्ट गैप है, उसके बाद 11 12 13 14 लाइन वाइज चल रहा है। ऐसे हुआ ना बराबर। ये एक्स एक्सिस पे हो गया, प्राइस हो गया। अब सप्लाई में भी ऐसे ही चेक करते हैं वाई पे कि भाई इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर 12 है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो 53 है। 12 से 53, अब इसमें 1 2 3 नहीं ले सकते, तो इसमें अपने हिसाब से गैप लेना। जैसे सबसे छोटा 12, सबसे बड़ा 53, तो हम 5 5 का गैप ले सकते हैं। 5 10 15 20 25 30, तो उसमें 55 तक लेंगे तो 53 भी आ जाएगा ना उसमें, बरोबर ना। ऐसे लेंगे ना, पहले भी तो ग्राफ में ऐसे ही बनाते थे, हर साल ग्राफ आता है जैसे। तो यहाँ पर 5 5 का गैप ले सकते हो, 10 10 का ले सकते हो। 10 10 का लोगे तो 10 20 30 40 50, इतने में ही ग्राफ पूरा हो जाएगा। ग्राफ थोड़ा सही तो दिखना चाहिए ना। तो 10 की जगह 5 का गैप लो, 4 का गैप लो, ऐसे ले सकते हैं ना गैप, बरोबर। तो सपोज यहाँ 53 तक जाना है तो हम लोग 5 5 का गैप लेते हैं। तो यहाँ 0 के बाद 5 लिखेंगे भाई, 5 10 15, यहाँ पर 20 25 30 35 40 45 50 एंड 55। 55 है तो उसमें आ गया ना 53। और यहाँ जिगजैग लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 के बाद देखो लाइन वाइज ही गए ना हम लोग, 0 5 10 15 सब लाइन वाइज ही गए। तो यहाँ लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने गैप लिया था इसीलिए। और ये हो गया ना, एक्स और वाई एक्सिस क्लियर हो गई। तो अब खाली प्लॉट करें कि जैसे देखो पहले में 14 और इसमें 32, 14 एंड 32, तो भाई एक्स पे ये 14 है, 14 और यहाँ पे 32। तो आप तो स्केल से कर रहा, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ कि भाई ये 14 और 14 में यहाँ 32 तक जाए, 30 से थोड़ा ऊपर अंदाजे से, तो ये 32 यहाँ पर ये डॉट एंड सर्कल कर लेते हैं, बरोबर ना। ये 14 एंड 32 पहला। दूसरे में 16 और 50, तो दूसरे में ये 16, एक्स पे 16 और वाई पे 50, तो 50 पे ये एग्जैक्ट जाएंगे, जाएगा ना ये 16 और ये 50 के सपोज यहाँ पर लिखे हम लोग। फिर 12 और 20, तो ये 12 12 और 20, ये 12 और 20 पे एक डॉट। फिर 11 और 12, तो ये 11 एक्स पे और यहाँ 12, 12 मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर, 10 से थोड़ा सा ऊपर, अंदाजे से ही बनेगा आपका। अगर ग्राफ बुक में बनाओ तो परफेक्ट बनेगा, लेकिन अगर ग्राफ बुक में नहीं बनाना है, भले नोटबुक में तैयार करना है, तो नोटबुक में थोड़ा सा अंदाजे से रखना उसे, बरोबर ना। ये अंदाजे से ही, ग्राफ बुक में भले बनाने की जरूरत नहीं है, भले नोटबुक में ही तैयार करना, लेकिन थोड़ा अंदाजा सही लगाना। 11 12 फिर 15 एंड 45, तो ये x पे 15 और y पे 45, ये 15 एंड 45, तो 15 और 45 एक यहाँ आएगा, बरोबर। उसके बाद 13 और 30, तो ये 13 और यहाँ पे 30, तो 13 और 30 यहाँ पर लिखे, 13 एंड 30। उसके बाद 17 एंड 53, तो ये x पे 17 और y पे 53, तो x पे 17 और y पे अगर 53 लिखें तो 50 से थोड़ा सा ऊपर, 50 एंड 53, 17 एंड 53, ये हो गए ना सब नंबर्स, बराबर। ये ग्राफ बन गया ना। अब इनमें रिलेशन कौन सा आया वो हमें बताना है। देखना मैंने तो अंदाजे से बनाया था ऐसे, आप लोग बुक में बनाओगे परफेक्ट स्केल से बनाओगे तो वो सही बनेगा। अब ये ग्राफ तो बन गया, प्लॉट कैसे करना है वो क्लियर हुआ। अब इसमें रिलेशन कैसे बताना है, तो रिलेशन के लिए सिंपल से रूल याद रखो कि अगर ग्राफ बनाते वक्त जो हमारे पॉइंट्स हैं वो सीधी लाइन में ऐसे आ रहे हैं,
स्ट्रेट सीधी लाइन में आ रहे हैं, है ना, एक ही लाइन में, लाइन ड्रॉ नहीं करनी। लेकिन इसमें अगर देखो ये एक ही लाइन में है, एक्चुअली ये भी एक ही लाइन में, वो तो मैंने अंदाजे से लिया है। अगर सब एक ही लाइन में सीधा ही दिखाई दे रहे हैं ना, सेम लाइन में है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। मतलब पॉजिटिव रिलेशन तो है, लाइन ऊपर जा रही है, वो पॉजिटिव रिलेशन है और परफेक्ट है, सब एक ही लाइन में आ रहे हैं, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। बराबर। अगर ग्राफ बनाते वक्त लाइन ऐसे नीचे आ रही है, नीचे की तरफ, और सब एक ही लाइन में है, ये सभी पॉइंट ऐसे क्रॉस में सब एक ही लाइन में आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। क्या लिखते हैं? परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। ये रूल है, हाँ, ध्यान रखना कि अगर ऐसा ग्राफ बने तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन नीचे लिखेंगे। अगर सपोज कोई ग्राफ बन रहा है और उस ग्राफ में पॉइंट्स ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन सब एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं लग रहा है भाई, वो जो है वो टेढ़े मेढ़े ऊपर जा रहे हैं, मतलब एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, लेकिन जा सब ऊपर ही रहे हैं, सब बढ़ ही रहे हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसे कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन। उनमें भी पॉजिटिव रिलेशन है लेकिन पूरा नहीं है, परफेक्ट नहीं है, वो पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन हम लोग कहते हैं। बरोबर। और अगर इसी तरह से ये पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन के साथ ही अगर कोई पॉइंट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं लेकिन सीधी लाइन में नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जा सब नीचे ही रहे हैं लेकिन सब आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े होकर नीचे जा रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल नेगेटिव रिलेशन। कि वो पूरा नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव नहीं है, पार्शियल नेगेटिव रिलेशन है। बरोबर। और अगर कोई ग्राफ में कोई लाइन जैसा लग ही नहीं रहा है, एक यहाँ पे पॉइंट, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे कोई लाइन ही नहीं बन रही है, सब जो है वो आगे पीछे पॉइंट दिए हुए हैं, सब टेढ़े मेढ़े पॉइंट है, कोई एक जगह पर नहीं है, तो ऐसे में लिखते हैं नो रिलेशन, कि उनमें दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन लिखते हैं। बराबर। तो जब ग्राफ बनाया जाता है ना, तो ग्राफ में ये 5 चीजें ध्यान देते हैं। अगर सब सीधी लाइन में ऊपर है तो परफेक्ट पॉजिटिव, सीधी लाइन में नीचे है तो परफेक्ट नेगेटिव, अगर टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं पॉइंट तो पार्शियल, टेढ़े मेढ़े नीचे जा रहे हैं तो पार्शियल नेगेटिव, कोई रिलेशन ही ना हो, मतलब सब पॉइंट आगे पीछे है तो नो रिलेशन। अरे बात समझ में? अब जैसे ये ग्राफ बना तो ये ग्राफ में ऑलमोस्ट सब एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, हाँ एक पॉइंट शायद मेरा ही आगे पीछे हो गया होगा, बाकी अगर देखें तो ये सब एक ही लाइन में है, सेम लाइन में ऊपर जा रहे हैं ना, मतलब इस रिलेशन को हम लोग कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। तो आखिरी में सेंटेंस लिखना होता है, लास्ट में लिखेंगे कि देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं? प्राइस एंड सप्लाई। तो उसमें लिखते हैं कि बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, क्या भाई प्राइस और सप्लाई के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। अरे बात समझ में? ऐसे हुआ ना ये कि भाई अगर इस तरह से ग्राफ बन रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव, बराबर। और ग्राफ बनाने के बाद ऊपर स्केल मेजर भी लिखना, ठीक है ना, वो स्केल मेजर लिखते हैं, वो याद से लिखना कि जैसे ग्राफ बना तो ऊपर कॉर्नर में लिखते हैं ना, कि कॉर्नर में लिखते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया, तो वहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रुपीज़। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में एक एक का ही गैप लिया है ना, एक एक का ही गैप लिया है ना, और ये गैप किसके बारे में है? प्राइस के बारे में। तो प्राइस का यूनिट क्या आता है? रुपीज़। आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखो प्राइस का यूनिट रुपीज़ में दिया हुआ है ना, तो उसमें लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रुपीज़, एक एक का गैप लिया हमने, पहला गैप नहीं बताते, बाकी तो एक एक का गैप हुआ ना एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे बताएंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5, यहाँ पर सब में कितना 5 का गैप लिया ना, और ये 5 क्या है, तो सप्लाई का यूनिट देखो उसमें दिया हुआ है 1000 यूनिट्स, बराबर। कितना है? 1000, तो यहाँ पे लिखेंगे 5000 यूनिट्स। जो वो पेन की सप्लाई कर रहे हैं, वो पेन की सप्लाई कितनी हो रही है? 1000 यूनिट है। मतलब जो सपोज 14 रुपीज़ की पेन है ना, तो वो महीने में 32,000 पेन की सप्लाई की है। जो 16 रुपए की पेन है वो महीने में 50,000 सप्लाई किया है।
ये 1000 यूनिट है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी यूनिट में वही 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा स्कैटर डायग्राम हुआ। कोई भी दो के बीच में रिलेशन बताना हो तो इस तरह से पहले ग्राफ बनाएंगे, सिंपल सा ग्राफ है ना, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन से पॉइंट्स हमें लेने हैं, वो पहले क्लियर कर देते हैं और फिर ये प्लॉट करके यहाँ से पता करते हैं कि भाई रिलेशन कौन सा हुआ, परफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव या नो रिलेशन। ठीक है, ये अब जैसे एक ग्राफ समझा ना, ग्राफ इजी है इसलिए ये एक ग्राफ समझा ना, तो अब आपकी एक्सरसाइज में ही दूसरे दो ग्राफ हैं, दूसरे दो और ग्राफ है, वो ग्राफ आप तैयार करो। मैं यहाँ पे वो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो आप तैयार करो उसमें कि उसमें कौन सा रिलेशन आ रहा है। अगर देखना हो ना तो क्लियरली बता रहे हैं, अगर देखना हो तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ही उसका आंसर भी है, ग्राफ ड्रॉ किया हुआ ही है टेक्स्ट बुक के पीछे ही क्लियरली, एक बार उसमें देखो, पहले खुद ग्राफ ड्रॉ करो, जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं दोनों क्वेश्चन में खुद ग्राफ ड्रॉ करो, फिर टेक्स्ट बुक के पीछे एक बार देखो कि आपने ग्राफ बरोबर किया है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद खुद चेक करना कि भाई पॉइंट्स कैसे जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन, परफेक्ट पार्शियल रिलेशन, क्या रिलेशन है वो खुद ट्राई करना। ठीक है, तो देखो ये स्कैटर डायग्राम मेथड सबसे सिंपल मेथड आती है कि डायग्राम के थ्रू रिलेशन पता चले। तो आज जैसे ये मेथड क्लियर की ना, अच्छी तरह से समझना, बाकी के दो सम क्लियर करना, फिर जो दूसरी मेथड आती है कार्ल पियर्सन मेथड, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।